हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन फेवरेट चैनल बटने राइस। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त एजुकेटर दिव्या कवात्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल के कोर्स में। आई रियली होप आप सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से लेक्चर्स देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, राइट? ओके, चलिए। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस तरह से पृथ्वी का विकास हुआ। और आज हमें उस टॉपिक को आगे लेकर जाना है, लेकिन हम उसको आगे लेकर जाएं उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और हमको समझना था जो कि हम आज करने वाले हैं और फिर वापस आएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति पर। ठीक है, पृथ्वी का क्रिएशन हमने समझ लिया था, लेकिन जो सरफेस पर उसके स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, जैसे कैसे लैंड मास है, कितना ओशनिक रीजन है, जैसे हमने पढ़ा था पेंजिया, है ना? पेंजिया लैंड मास के बारे में पढ़ा था। वैसे ओशनिक लैंड मास है पैंथेलासा, इसके बारे में भी समझना है हमको। फिर पेंजिया टूट कर बिखर जाता है, लोरेशिया में बदल जाता है। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति पहले समझना ज़रूरी था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी थियोरीज क्या हैं, उसकी परिकल्पनाएं क्या हैं। ठीक है, वो हमने समझा। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, टाइम जोन्स का। टाइम जोन मतलब टाइम पीरियड्स का, कि किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है, कब क्या हुआ, और जो ये युग हैं अलग अलग, वो किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, उसको हम समझेंगे और फिर हर एक युग के अकॉर्डिंग क्या है, जो पूरा प्रोसीजर है अर्थ की ओरिजिन से लेकर वर्तमान स्वरूप का, उसको हम समझेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए पहले ओरिजिन समझना ज़रूरी था, इसलिए हमने पहले ओरिजिन कर लिया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमको पहले ये युग समझने ज़रूरी हैं, तो पहले वो समझेंगे और फिर वर्तमान स्वरूप तक आएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा आज का लेक्चर नंबर 10। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इससे पहले के लेक्चर्स विजिट करें, ज़रूर सबके सब देख लें और फिर यहाँ तक आए। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे नए साथियों के लिए। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उन सभी के लिए मैं हूं आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा, एज यू कैन सी हियर, एंड आई एम अ मास्टर्स डिग्री होल्डर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इंस्टीट्यूट्स का, मेजरली 2 सब्जेक्ट्स के लिए, दैट इज पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोग्राफी। Right. I'm also an ex-faculty of Bharti Ashram as well as an ex-faculty of Unacademy. ठीक है, चलिए ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी के लिए। और टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर आने से पहले कल हमने एक छोटा सा सरप्राइज दिया था आपको। जिन्होंने कल नहीं देखा है उनके लिए आज फिर से वो सरप्राइज दे देते हैं, और जिन्होंने देख लिया है तो आप लोग उसको फॉलो अप ज़रूर कर लें। सरप्राइज़ ये था कि आपकी भटनी राइस की जो आपकी प्यारी सी टीम है, उन लोगों ने आपके लिए एक नया एफर्ट लिया है, बहुत मेहनत कर कर एक नया एफर्ट, एक नई शुरुआत, जिसको नाम दिया गया है प्रेप टुडे। क्या नाम दिया गया है? प्रेप टुडे। ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए है? अभी के लिए ये एसएससी एग्ज़ाम्स पर काम कर रहा है चैनल। बाद में बहुत सारे एग्ज़ाम्स इसमें जोड़ दिए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए इसमें कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी के लिए एसएससी एग्ज़ाम पर फोकस्ड है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स की वीडियोस अभी हाल फिलहाल देखने मिल जाएंगी। राइट, ओके, तो क्या करना है? जल्दी से क्लास के बाद इसको सर्च करना है प्रेप टुडे को, और सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप सारे वीडियो अपडेट्स टाइमली लेते रहें और वीडियोस को अटेंड करते रहें, क्लासेस को अटेंड करते रहें बहुत ही शानदार फैकल्टी के साथ। ऑलराइट, पक्का सब्सक्राइब करेंगे जल्दी से जल्दी? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो फिर आज के टॉपिक पर हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हमने फिजिकल ज्योग्राफी से शुरुआत कर रखी है। फिजिकल ज्योग्राफी हम देख रहे हैं, जिसमें आज हमको समझना है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। किस तरह से पृथ्वी के अंदर चेंजेस आए, उसका पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमको देखना है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखेंगे कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, किस युग में हुआ, कैसे बदलाव आया, ये सारी चीजें हम समझेंगे।
ठीक है, कल का याद है आपको किस तरह से अलग अलग हाइपोथेसिस थी, फिर बिग बैंग थियरी आई जिसको हमने थियरी कहा हाइपोथेसिस की बजाय, क्योंकि वो सिद्ध कर दी जा चुकी, सबने उसको स्वीकार किया, है ना। हाँ, और उसके बाद क्या है, पृथ्वी का लैंडमास तैयार होने लगा पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है पृथ्वी का, इसको हम कालखंड में समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बदलाव आए। तो भूगर्भिक इतिहास की बात की जाए तो देखिए क्या होता है कि लैंड जो है वो ओवरनाइट नहीं बनती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, रोम वाज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, एक कहावत है, ये कब यूज की जाती है कि भैया कोई बात नहीं, बदलाव आएगा, सब कुछ होगा, क्योंकि एक रात में तो सब नहीं हो जाता है ना, धीरे 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 एफर्ट डालते रहते हैं हम और बदलाव आता जाता है। उसी प्रकार जो पृथ्वी है वो ओवरनाइट नहीं बन गई कि भैया रात को विस्फोट हुआ सुबह पृथ्वी तैयार, है ना। बहुत लंबा एक प्रोसीजर है, कैसे उसके अंदर गैसेस आई, कैसे गैसेस रिलीज हुई, कैसे धूल कण मिट्टी सब मिले उसके साथ में, कैसे ठोस बना, कहाँ तरल बना, कैसे उसकी हीट मैनेज हुई, तापमान मैनेज हुआ, पानी आया, बहुत सारी चीजें जो है उसमें हुई। उसके बाद जाकर जो पृथ्वी हमारा ग्रह जो कि जीवन वाला ग्रह है वो बन पाया। हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या बदलाव आए। तो पृथ्वी की आयु अगर हम बात करें आज के समय में तो 4.6 अरब ईयर्स है। कितना? 4.6 अरब वर्ष। ये कैसे पता चलता है हमको? ये पता चलता है उल्का पिंड और चंद्रमा के चट्टानों के विश्लेषण से। हमने पहले भी बात की थी, मीटियोर्स या एस्टेरॉइड्स जो हैं ये जब आते हैं तो क्या किया जाता है, या तो ये जल जाते हैं, अगर पृथ्वी तक पहुंचते हैं तो फिर ये क्या है, अध्ययन के काम आते हैं, चेक करने के कि भैया क्या है इसमें, है ना। और चंद्रमा जैसे कि हमारी थियरी बताती है, जब ग्रह आपस में टकराए तब उससे निकलकर क्या है, उपग्रह बने थे। तो जब इसी का अंश है तो चंद्रमा की चट्टानों से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहां अछूता है, इतना बदलाव नहीं आया है जितना पृथ्वी में आ गया, तो पृथ्वी के बदलाव की वजह से हम पृथ्वी के चट्टानों से उतने उपयुक्त आयु नहीं निकाल पाएंगे जितना हम चंद्रमा और बाकी उल्का पिंडों से निकाल पाएंगे। समझ रहे हो? पृथ्वी की सतह पर इतना बदलाव आ चुका है, चेंजेस आ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है कि अब उसकी चट्टानें हमको एज नहीं बता सकती, क्योंकि वो तो बिखर कर फिर बनकर फिर बिखर कर हिम युग से टूट कर सब सत्यानाश हो गया था, फिर से जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो ये पूरा प्रोसीजर चला, है ना। जबकि क्या है, चंद्रमा, उल्कापिंड ये सब उतने ज्यादा बदलाव से गो थ्रू नहीं हुए हैं, इसलिए इनकी चट्टानें हमें क्या है, आयु बता सकती है। तो कितना इसके अकॉर्डिंग 4.6 अरब वर्ष की जो आयु है हमने विश्लेषित करी, ठीक है। लेकिन क्या है कि पृथ्वी की जो सबसे पुरानी चट्टान है, अगर हम देखें सबसे प्राचीन जो चट्टान है, उनके रेडियोधर्मी पदार्थों के परीक्षण के बाद हमें पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है चेंजेस तो आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं ना आप हैप्पी बर्थडे पहला करने के लिए पृथ्वी पर मौजूद थे है ना, हाँ भाई हमारी पृथ्वी 1 साल की हो गई है, चलो हैप्पी बर्थडे करते हैं ये तो हुआ नहीं। अब क्या कर सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं, कैलकुलेटेड अनुमान होता है। अनुमान मतलब ऐसा नहीं कि बैठे बैठे हाँ भाई हमको सपना आया पृथ्वी तो 5 अरब पुरानी है और हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो कुछ क्या है, आपको साइंटिफिकली कैलकुलेटेड अनुमान लगाने पड़ते हैं, जहां पर आप रीजन दे सकें कि इतने अनुमान लगाने का रीजन क्या है। तो यहाँ पर अगर पृथ्वी की बात की जाए, रेडियोधर्मी पदार्थों से जो हम आयु ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 3.9 अरब वर्ष निर्धारित हो रही है। जबकि अगर हम उल्कापिंड और चंद्रमा के थ्रू देखें तो 4.6 अरब की अनुमान जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है पृथ्वी पर कुछ मिल रहा है तो हो सकता है वो उसमें बदलाव आ गया हो सकता है जब एक बार तबाही हुई, हिमाच्छादित हो गई थी पूरी पृथ्वी, उसके बाद फिर से जीवन की उत्पत्ति हुई, तो ये तब की हो, उससे पहले की ना हो,
है ना। तो ये जो चीज है पृथ्वी से जो मिली है उसमें अंदर बहुत सारे बदलावों की संभावनाएं हैं, इसलिए इसको ज्यादा मान्य ना मानकर हम चंद्रमा और उल्का पिंड वाली एज को ज्यादा मान्य समझते हैं, ज्यादा प्रमाणिक समझते हैं। ठीक है, तो ये तो था आयु का लोचा, जो कि देखो भाई पृथ्वी फीमेल है है ना। हाँ, तो आयु कम बताना चाहेगी इसलिए 3.9 पे आ रही थी। पृथ्वी से पूछा हमने, चट्टानों के, पृथ्वी की चट्टानों से पूछा तो 3.9। असलियत तो इधर बाहर आती है ना। वो तो क्या है, हर हर लेडी जो है वो 26 की रहती है चाहे हो 36 की नहीं। हाँ, तो इसलिए कहते आयु पूछनी नहीं चाहिए, चुपचाप अपना काम कर लो, बहुत है। चलिए, तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की जो व्याख्या है वो सबसे पहले किसने की थी, प्रयास किया। ठीक है, सबसे पहला प्रयास किया गया, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कॉस्ते द बफन। कॉस्ते द बफन, कल भी इनकी थियोरी हमने पढ़ी थी, याद है, सबसे पहली बफन थियोरी, है ना। चलो, तो अभी जो सबसे पहला भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या करने का प्रयास था वो किसने किया, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कॉस्ते द बफन ने किया। वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को बहुत सारे खंडों में बांट दिया गया है, कोई एक खंड नहीं, कोई एक प्रोसीजर नहीं चलता, बहुत सारे काल खंडों में उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, मेंस में लिखने के लिए काम आएगा। सबसे पहला जो प्रयास था वो किसने किया, कॉस्ते द बफन ने किया। उसके बाद हमने इनको कालखंडों में बांट दिया। ठीक है, चलो, तो कालखंड क्या है, सबसे पहला कालखंड है महाकल्प। पहला कालखंड क्या है हमारे पास, महाकल्प। ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जैसे अब समझिएगा इसको कि कालखंड क्या है। हम क्या करते हैं, एक सेंचुरी, फिर एक डेकेड, फिर एक ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, फिर टाइम। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो इस तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं। एक सेंचुरी है 21वीं सदी, ये सदी क्या है, ये सेंचुरी। जब हम उससे आगे जाते हैं तो एक डेकेड आता है, डेकेड यानी कि 10 वर्षों का अंतराल, है ना। 2021 से 30 का 10 वर्षों का अंतराल हो गया, 31 से 40 का होगा। इस तरह से क्या बनता है, एक डेकेड 10 वर्षों का समूह बनता है, जिसको हम डेकेड कहते हैं। फिर आता है पर्टिकुलर ईयर, कि किसकी बात हो रही है, तो 2021 की बात हो रही है। फिर कौन से महीने की बात हो रही है, दिसंबर की बात हो रही है। कौन से दिन की बात हो रही है, आज क्या डेट है, मान लो 8 दिसंबर, अच्छा 9 है ना, 9 दिसंबर। हाँ, उसके बाद कब बात हो रही है भाई, इस समय बात हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 9 बजे बात हो रही है। ये क्या है, डिवीजन है किसी चीज को समझने का। उसी तरह जो पृथ्वी के युग हैं उसको हमने बहुत सारे कालखंडों में बांटा है, ऐसे ही कालखंड हैं वो, बस वो अलग तरीके से थोड़े से बांटे गए हैं। ठीक है, समझ में आया कालखंड क्या चीज है, किस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सेंचुरी, है ना। वैसे ही पृथ्वी की बात की जाए तो सबसे बड़ा होता है महाकल्प। सबसे बड़ा कालखंड कौन सा है, महाकल्प है। उसके बाद आता है युग। ठीक है, सबसे बड़ा खंड कौन सा है, महाकल्प। सेकंड आता है हमारे पास युग। युग क्या है, ये जो महाकल्प है इनको युगों में बांटा गया है भाई। महाकल्प सबसे बड़ा, इनको बांट दिया गया बहुत सारे युग में। प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय और चतुर्थ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वेद बताते हैं ना हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो इसी तरह जो महाकल्प है उसको क्या किया है हमने, 4 युगों में बांट दिया है। ठीक है, फिर आता है शक या कल्प। क्या आता है, शक या कल्प। अब हर एक युग को छोटे छोटे शक या कल्पों में विभक्त किया गया है। सीक्वेंस समझ में आ रहा है, महाकल्प है, फिर एक युग है, उस युग में शक या कल्प है। हाँ,
तो आगे समझते हैं इनको। ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम बात कर रहे हो शक या कल्प की तो आपको पता रहे कि युग के विभाजक हैं ये। जब हम युग की बात करें तो पता रहे कि महाकल्प के छोटे भाग हैं ये। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब हम बात कर रहे हैं कि 4.6 अरब वर्ष पहले एक गैसीय पिंड से हुई थी, है ना। ये गैसीय पिंड के ऊपर जो है भूपटल का निर्माण हुआ। भूपटल के निर्माण काल को अजीवी महाकल्प कहा गया। ठीक है, महाकल्प के नाम की बात करें, जब भूपटल का निर्माण हुआ तो उसको क्या कहा गया? अजीवी महाकल्प कहा गया। शब्दों पर ध्यान देना, अजीवी। ठीक है, क्या बात हो रही है? अजीवी। फिर जब भूपटल की स्थापना से लेकर आज तक का पृथ्वी का जो इतिहास है उसको जीवी महाकल्प कहा गया। यहां जीवन नहीं था, यहां जीवन है। समझ रहे हो? अजीवी और जीवी। भूपटल की स्थापना हो गई और तब से लेकर आज तक तो जीवी। भूपटल के निर्माण जब चल रहा था उसको अजीवी। जीवन तो भूपटल के निर्माण के बाद ही संभव हुआ ना। तो चट्टानों की आयु के अनुसार जो जीवी महाकल्प है हमारा, अब निर्माण काल तो निर्माण काल था जिसमें निर्माण चल रहा है, लेकिन जब निर्माण हो गया तब से लेकर आज तक बहुत सारे बदलाव आए हैं, उसमें कालखंड बहुत सारे हो जाते हैं। तो जीवी महाकल्प जो है चट्टानों की आयु के हिसाब से जैसे जैसे वो बनी, जब वो बनी, जिस प्रोसीजर से बनी, हमने इसको 5 भागों में आगे विभक्त कर दिया है। तो क्या हो रहा है? महाकल्प 2 भाग, अजीवी और जीवी। अजीवी तो ठीक है, निर्माण काल था। जीवी जो है ट्रांसफॉर्मेशन काल है, जिसको हमने और 5 भागों में आगे विभक्त कर दिया है। देखते हैं 5 भाग क्या है। जीवी महाकल्प जो है कब से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कितनी अवधि के लिए रहा, उस पर बात करें तो सबसे पहला जो जीवी महाकल्प है हमारा आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक 4 अरब वर्ष का, जो 1.5 अरब वर्ष तक लगभग चला। 4.6 अरब वर्ष हम पृथ्वी बता रहे हैं। निर्माण कार्य में भी तो थोड़ा टाइम लगा होगा। कहाँ आ गए? 4 अरब वर्ष पर आ गए। 0.6 अरब वर्ष हमने निर्माण काल में छोड़ दिए। अब 4 अरब वर्ष से क्या हुआ? जो भूतल है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और 1.5 अरब वर्ष तक तो ये आर्कियोजोइक एरा चलता रहा। जब ये खत्म हुआ तब क्या आया? प्रोटीरोजोइक। क्या आया? प्रोटीरोजोइक, जो कि 2.5 अरब वर्ष से चला और 1.91 अरब वर्ष तक चलता रहा। ठीक है, इनको समझेंगे किसमें क्या हुआ। अभी के लिए सिर्फ आप युग की मोटी मोटी लाइन आउटलाइनिंग देख लीजिए। ठीक है, प्रोटेरोजोइक के बाद हमारे पास आया पेलियोजोइक फर्स्ट। पेलियोजोइक प्रथम युग, जो कि था 59 करोड़ वर्ष पहले, जो चला 34.2 करोड़ वर्ष तक। ठीक है, फोर्थ आया मीजोजोइक या द्वितीयक युग। युग क्या है? 4 है ना। अब चारों युग के नाम भी हैं, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। प्रथम युग, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। वो तो हमारे वेदास वाले हैं, उनका ऑफिशियल नाम वो नहीं है। वो जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो एक वेदास का डिवीजन है जो युग बताते हैं हमको। सतयुग और त्रेता, द्वापर और कली जो हैं वो तो हमारी रिलीजियस सेक्ट्स हैं, उनके द्वारा डिवाइड किए गए युग हैं। वो साइंटिफिकली एक्सेप्टेड नाम नहीं है, वो हम ही एक्सेप्ट करते हैं उसको। हमारे कर्मों के लिए एक्सेप्ट करते हैं वो हम। ठीक है, तो युग के जो नाम है, पेलियोजोइक पहला युग, मीजोजोइक द्वितीयक युग, सेनोजोइक तृतीयक युग, नियोजोइक चतुर्थक युग। ठीक है, इन दोनों को एक ही भाग माना जाता है। 5वां जो भाग है एक ही है, उसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, अभी कौन सा चल रहा है? नियोजोइक चतुर्थक युग, कली युग चल रहा है ना। तो इनके अकॉर्डिंग भी चतुर्थक युग है, हमारे वेदास के अकॉर्डिंग भी चतुर्थक युग है, यानी कि कली युग चल रहा है। पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, 4 युग। ठीक है, पीरियड क्या क्या है इनका? 59 करोड़ वर्ष पहले, 24.8 करोड़ वर्ष पहले, 6.5 और 20 लाख वर्ष से पहले चला और अभी तक चल रहा है। अब इसका अंत आ रहा है। अगर हम देखें वर्तमान परिस्थितियां तो इसका अंत आ रहा है। कुछ भी देखो, कोई भी युग बदलता है ना, प्रथम युग से अगर द्वितीयक भी आया है
तो एंड में तबाही होती है, बहुत सारा विनाश होता है और फिर नए सिरे से जिंदगी शुरू होती है और नया युग बनता है। हर युग में ऐसा होता है। तो अभी जो तबाही चल रही है, इतनी सारी डिजीजेज, इतने सारे लोगों का मरना और उसके ऊपर बहुत सारी और ऐसी परिस्थितियां हैं, ये सब माना जा रहा है कि युग का बदलाव होने वाला है। पृथ्वी रिटेलिएट करती है, जब मानव जाति इस पर रहकर अति दोहन कर लेती है, पृथ्वी रिटेलिएट करती है और जब वो रिटेलिएट करके अपना सर्वस्व वापस लेती है तो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, एक नए युग की शुरुआत होती है। अब अगला युग आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या पता है ना। सब अपने अपने कर्मों की नाव में बैठे हैं, जहां जहां जिसको जिसके कर्म ले जाएंगे वो वहां वहां पहुंच जाएगा। कोई अगले युग तक जाएगा तो कोई खत्म चलो खैर, कहीं सुनी बातें हैं ना, तो हमें पता है कि भाई वाकई ऐसे कोई युग चल रहे हैं, ना हमें पता है। मतलब ये तो ठीक है, हमने टाइम जो बीत गया उसको डिवाइड कर दिया, एक नाम दे दिया, ओके है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं है ना ऐसा। हम कह नहीं सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा या कुछ भी। तो जब होगा तभी मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है। सही है। चलो, तो ये क्या है, 5 युग, जो जीवी महाकल्प की 5 युग हैं, जिसको हमने इस तरह से बांटा है। अजीवी तो अपने आप में एक है और जीवी को हमने आगे 5 भागों में बांटा था। ये हैं उसके 5 भाग: आर्क्योजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। ठीक है, 4 अरब वर्ष से 20 लाख वर्ष तक हम आ गए, प्रेजेंट तक आ गए। 20 लाख वर्ष से जारी है अभी तक। ठीक है, चलो, तो अब जो आर्क्योजोइक और प्रोटीरोजोइक हैं, ये जो आर्क्योजोइक और प्रोटीरोजोइक हैं, इसके आगे आप देखेंगे कि ये युग नहीं है, इनको हम युग की संज्ञा नहीं दे रहे हैं। प्रथम युग हमारा यहां से शुरू हो रहा है। ये क्या सिस्टम है? सिस्टम कुछ ऐसा है कि आर्क्योजोइक और प्रोटीरोजोइक महाकल्प जो है, इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या था, 59 करोड़ वर्ष से 4 अरब वर्ष तक था, यानी कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की अवधि लगभग 3.41 अरब वर्ष की थी। ठीक है, ये सबसे लंबी अवधि वाले काल हैं, जो भाग हैं इयोन की संज्ञा से भी अभिहित किए जाते हैं। यानी कि जो बहुत लंबे युग होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, इयोन कह देते हैं। इयोन की संज्ञा इनको दी जाती है। अब आर्क्योजोइक एरा की जो चट्टाने हैं या जीवाश्म का जो भी हम ढूंढना चाहें, इसमें कुछ हमें मिलता नहीं है, बिल्कुल अभाव है, हम इसको ढूंढ नहीं सकते हैं आर्क्योजोइक या कुछ भी। इसमें ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता है, ये हमको पता है। बहुत ज़्यादा जो फॉसिल्स हैं इसमें नहीं मिलते हैं, जीवाश्म नहीं मिलते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि जीव नहीं है तो जीवाश्म कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ग्रेनाइट है, सोना है, लोहा है, ये सब चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। जीवन की उत्पत्ति इसी महाकल्प में आदि सागर में मानी जाती है। आर्कियोजोइक में ये मान लिया जाता है कि जीवन की उत्पत्ति का प्रारंभ जरूर हो चुका था, लेकिन अभी तक उसका विनाश होना शुरू नहीं हुआ था। फॉसिल्स कब बनेंगे, जीवाश्म कब बनेंगे, जब डेड कंटेंट आएगा। अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है, डेड कंटेंट यहाँ कैसे मिलेगा। फिर जो प्रोटेरोजोइक महाकल्प है, उसमें समुद्र में विविध प्रकार के अपृष्ठवंशीय जीवों का विकास हुआ। यहाँ आदि सागर में हुआ था विकास। अभी तक वाटर लाइफ, एक्वा लाइफ आ रही है। कौन सी एक्वा लाइफ है अभी तक? ठीक है, हाँ, लैंड पर जो लाइफ है वो, उसकी बात अभी तक हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ समुद्र की बात कर रहे हैं, महासागरों की बात कर रहे हैं, उसमें जीवन की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीवाश्म नहीं है, समुद्री लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी थी। अब जो पूरा का पूरा प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, आर्कियो और पेलियो जो दोनों मिला दिए जाएं अगर, प्रोटेरो, आर्कियो और प्रोटीरो जो है दोनों मिला दिए जाएं, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प पूरा का पूरा, इसमें प्राय आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। सिर्फ क्या मिलता है इसमें, इग्नियस रॉक्स मिलती हैं। वॉल्केनो फटे जा रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था ना, आपको बताया मैंने कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण तो हो गया, भूपटल का निर्माण हो गया, वो तो कहाँ हो गया, अजीवी काल में। अजीवी काल का महाकल्प जो था हमारा, अजीवी वाले में निर्माण तो हो गया। अब क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। इसी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था कि पृथ्वी विस्फोट किए जा रही है, क्योंकि अभी तक तो एनर्जी बहुत सारी अंदर है ना, तो ये विस्फोट जो है, इससे आग्नेय चट्टानें बन रही थी।
तो एग्जाम्पल के लिए देखें हम तो सुपीरियर झील, जो 5 ग्रेट लेक्स है हमारे अमेरिका में स्थित हैं, जो 5 ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटेरियो, है ना, 5 ग्रेट लेक्स हैं। उसमें से सुपीरियर झील के समीपवर्ती जो भाग हैं, और भारत में धारवाड़, छोटा नागपुर, कडप्पा समूह, दिल्ली क्रम की चट्टानें, अरावली पर्वत, ये सब चीजें उसी महाकल्प में, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में विकसित हुई। तो ये जो पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हैं, इनको क्या कहा गया? चर्नियन हलचल की संज्ञा दी जाती है। चर्नियन, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि निर्माण नहीं होता है, चट्टान तो बन गई, जो आपकी झीलें हैं या जो आपके पठार हैं, इनका निर्माण नहीं होता है इस समय पर, बस लैंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अगर ये ऐसे उठ गई लैंड तो ये पठार बन गया, अगर ऐसे उठ गई लैंड तो ये पहाड़ बन गया, अगर गर्त आया कहीं तो पानी डलकर झील बन गई, है ना। तो ये जो बदलाव हैं, ये सब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है लैंड का। लैंड होगी तभी तो उसमें गड्ढे आएंगे या लैंड का उठाव होगा। लैंड कहाँ बनी? जीवी में बनी। जीवी में क्या हुआ? उसमें बदलाव आया, कहीं से उठ रही है, कहीं को धस रही है। तो ये जो चर्नियन हलचल जो है यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ है? प्री कैम्ब्रियन। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, और नवीनतम कौन सी है? हिमालय। भारत की नवीनतम श्रृंखला जो हिमालय है, सबसे पुरानी प्राचीनतम श्रृंखला जो है वो अरावली मानी जाती है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड की है ये। प्री कैम्ब्रियन पीरियड बोले तो 2 पीरियड्स हमारे, आर्क्योजोइक और प्रोटेरोजोइक, दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया? स्टोरी समझ में आई है ना, कि किस तरह से जो ये चट्टाने हैं और सब चीजें हैं वो बदलाव आ रहा है और ये बन रही है, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। अब जो भूगर्भिक समय मापक्रम है और उसकी विशेषताएं देखनी है कि किस तरह से ये समय मापक्रम चलाया गया है और इसमें क्या क्या चीजें स्पेसिफिक है। अब आज के टाइम में अगर बात करें, पृथ्वी की भूगर्भिक जो संरचना चल रही है उसके विकास की बात करें, बहुत सारे उसको कालों में और बांट दिया गया है। वर्तमान समय की बात करें, ये तो स्टैंडर्ड डिविजन है, ये स्टैंडर्ड डिविजन है आज तक का, लेकिन अभी वर्तमान समय में इनको बहुत सारे कालखंडों में और बांट दिया गया है। इयॉन, महाकल्प, कल्प, युग, ठीक है, ये हमने देखा। इयॉन की बात हमने एक्स्ट्रा की थी, जब महाकल्प से भी बड़ा समय काल कोई आ जाता है, यानी कि जब हमने 2 महाकल्प मिला दिए, प्री कैम्ब्रियन बना दिया, है ना, क्या कर दिया इसको मिलाकर? प्री कैम्ब्रियन बना दिया। अब ये कल्प महाकल्प से भी बड़ा हो गया, प्री कैम्ब्रियन, तो ये क्या बन जाएगा? इयॉन बन जाएगा। हाँ, और उसके अलावा महाकल्प, कल्प, युग तो है ही। तो सबसे बड़ा इयॉन, उसके बाद महाकल्प, फिर कल्प और फिर युग, और युग को भी आगे 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं इनको सभी को कि क्या स्ट्रक्चर है, किस समय पर क्या हो रहा था। तो बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की पहले, यानी कि इयॉन की बात करते हैं, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। तो लगभग 480 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन महाकल्प शुरू हुआ था, है ना। 4.6 जो हम बात कर रहे थे, अप्रोक्सीमेटली 480 करोड़ ईयर्स पहले प्री कैम्ब्रियन महाकल्प शुरू हुआ। अब इसका समय क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज 57 करोड़ वर्ष पहले तक माना जाता है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वहां से लेकर 57 करोड़ वर्ष पहले तक का जो समय है, वहां तक प्री कैम्ब्रियन ईयर माना जाता है। इसमें प्राचीनतम पर्वत बने, उनको क्या कहा गया? आर्कियन पर्वत कहा गया। जो भी प्राचीनतम पर्वतों का यहाँ पर निर्माण हुआ उनको हमने क्या कहा? आर्कियन। आपने बहुत जगह देखा होगा आर्कियन पर्वत और का जो डिवीजन है, टाइटल दिया जाता है। ताप और दाब के कारण यहाँ पर क्या हो रहा था, जो चट्टाने हैं वो बहुत ज्यादा बदल रही थी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, मेल्ट हो रही हैं, फिर थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल होता है, फिर इकट्ठी हो रही हैं, फिर चेंजेस हो रहे हैं, फिर नई शेप ले रही हैं। तो ये जो रूपांतरण था, जो ट्रांसफॉर्मेशन था चट्टानों का, वो सबसे ज्यादा चला इस टाइम पर। किसकी वजह से? ताप और दाब की वजह से, ठीक है। और ये जो चट्टाने हैं इस समय पर जो बनी, इनमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट और नीस पाया जाता है। अब देखो हम क्या कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। ये टाइम पीरियड है, यहाँ पर ये हमारी पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला में ग्रेनाइट और नीस पाया जाता है,
अब हमें याद तो रहता नहीं है, पर अब आपको याद रहेगा, क्योंकि जो चट्टानें हमें पता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, आर्कियन पर्वत के श्रेणी में आती हैं, प्री कैम्ब्रियन पीरियड की हैं, उनमें ग्रेनाइट और नीस मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस सिस्टमैटिकली मालूम होना चाहिए कि इस पीरियड की चट्टानें कौन सी बनी थी और बाद में कौन सी बनी हुई हैं। ठीक है, ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता है, जिसमें सोना और लोहा बहुत सारा पाया जाता है। इसी समय भारत में अरावली पर्वत और धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी बनी थी। इसी समय क्या है, कैनेडियन या लॉरेशियन शील्ड बनी। अब इसी महाकल्प में क्या है, समुद्रों में रीढ़ विहीन यानी कि कोशिकीय जीवों का उद्भव हो गया। रीढ़ विहीन है ये, इनवर्टिब्रेट्स है, समझ रहे हो, इनवर्टिब्रेट्स। एक होते हैं वर्टिब्रेट्स, एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। एक रीढ़ वाले प्राणी होते हैं, जैसे हम रीढ़ वाले प्राणी, आपके रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना हम, ये ऐसे एनिमल्स में भी रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन सब में नहीं होती है। तो सबसे पहले रीढ़ विहीन यानी कि एक कोशिकीय, सिंगल सेल्ड, जैसे अमीबा पढ़ते हैं ना हम आज के टाइम पर, सिंगल सेल्ड अमीबा होता है ऐसा सा, है ना। इसी से क्या है, बिखर कर एक सेल और बन जाता है, ये अलग होगा यहाँ से और अपनी नई स्ट्रक्चर बनाएगा, एक छोटा सा सेल और बना लेगा। सिंगल सेल्ड जो कोशिकाएं होती हैं, जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, रीढ़ विहीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनका उद्भव हो गया। ठीक है, लेकिन जो हमको यहाँ पर शैल मिलते हैं उसमें जीवाश्म नहीं है, फॉसिल्स नहीं है उनके। वनस्पति के क्षेत्र में यहाँ पर केवल सागरीय घास का उद्भव हो सका था, स्थल भाग बिल्कुल ही जीव रहित था। जैसा कि हमने बात की, सिर्फ और सिर्फ सागर महासागर ओशंस में लाइफ का जो स्टार्टिंग है वो हुई थी, घास बन रही थी हल्की फुल्की, और सिंगल सेल्ड जो जीव हैं वो क्रिएट हुए थे। सागरीय घास का उद्भव हो सका, लेकिन स्थल भाग जो है अभी तक बिल्कुल जीव रहित था, वहां पर कुछ भी नहीं था। बस चट्टाने, पर्वत, पहाड़, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और इनका निर्माण चल रहा था। ठीक है, इसके बाद आता है कैम्ब्रियन कल्प। ये क्या है, पेलियोजोइक यानी कि पुराजीव महाकल्प का पहला कल्प था। कैम्ब्रियन कल्प 57 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। 59 करोड़ वर्ष तक तो क्या चला, प्री कैम्ब्रियन, और कैम्ब्रियन 57 करोड़ वर्ष तक चला। बहुत ज्यादा लंबा समय कैम्ब्रियन का नहीं रहा, ये पेलियोजोइक का ही एक भाग है बस। पेलियोजोइक का पहला कल्प था। पेलियोजोइक तो महाकल्प युग है ना, इसका पहला कल्प था क्या। ठीक है, 57 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया। ये कल्प लगभग 6.5 करोड़ वर्ष तक ही चल पाया। ठीक है, अब इसमें क्या था, पृथ्वी के ऊपर जो छिछले सागरों का विस्तार होता रहा, जो सागर थे वो फैलते जा रहे, बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, और इसी समय पर ब्रिटेन के वेल्स, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए, इनमें कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ। प्री कैम्ब्रियन बन गई, उसके बाद अब क्या है, कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है, 6.5 करोड़ ईयर्स ही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर निर्माण नहीं होगा। यूरोप महाद्वीप में क्या है, ज्वालामुखी क्रियाएं बहुत सारी हुई, लेकिन पर्वत निर्माण के लक्षण हमको नहीं मिलते। लेकिन कुछ भी कर लो, स्थल भाग पर, स्थल सतह पर अभी भी जीव जो है वो नहीं आए। ये पेलियोजोइक का भी पहला भाग चल रहा है। हाँ, फिर आता है एडोविशियन कल्प। एडोविशियन कल्प जो है ये क्या है, 50.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ समाप्त। ठीक है, समाप्ति हो गई इसकी 43.8 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, तो लगभग कितने समय रहा, 6.7 करोड़ ईयर्स इसने टाइम निकाला। इसमें अगेन समुद्र का विस्तार हुआ, छिछले सागरों में बालू, कीचड़, इन सब चीजों का जमाव बढ़ता गया, क्योंकि अब क्या है, अवसाद आ रहा है, पृथ्वी टूट रही है, बिखर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो जितना भी एक्स्ट्रा सामान बचता है चट्टान बनने के बाद वो अवसाद है। वो अवसाद सारा कहाँ आ जाता है, पानी में, तो बालू और कीचड़, इन सब चीजों का निर्माण होने लगा। तो अब ये जब ज्यादा हो जाता है, मतलब अवसाद ज्यादा है, पानी कम है, तो क्या होगा, सागर जो है वो सूख जाएंगे, तो सागर शुष्क हो गए। तो इस समय जो चट्टानों का जमाव है वो उत्तर पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में संपन्न हुआ। पर्वत निर्माण यहाँ पर शुरू हो गया। आर्डोविशियन कल्प में क्या हुआ,
पर्वत बनने शुरू हो गए। लेकिन ये ध्यान रहे कि वनस्पतियों का विस्तार अभी भी सागर तक ही है। हाँ, तो अभी भी ज्वालामुखी क्रियाएं चल रही थी, तो सब जगह गर्म जलवायु थी, लेकिन जलवायु कटिबंध नहीं बने थे अभी तक। जो हम आज के समय में जलवायु कटिबंध देखते हैं, जोन्स देखते हैं, उनका निर्माण नहीं हुआ था अभी तक। चलिए, तो अभी क्या है, कोई भी जलवायु कटिबंध नहीं बन रहा। नेक्स्ट पर आते हैं सिलूरियन कल्प। ठीक है, ये सब डिविजन्स है ना, प्रोटेरोजोइक के सब डिविजन्स हैं, सबके सब सिलूरियन कल्प। ये कल्प 43.8 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ और 40.8 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहां क्या था, सागरीय तल में उतार चढ़ाव चल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, स्थल पर बदलाव की क्रिया प्रारंभ हो गई। अब पर्वत निर्माण की प्रक्रिया तो चलती रही, लेकिन ऑर्डोविशियन कल्प की अपेक्षा ज्वालामुखी की क्रिया में अब कमी आने लगी। धीरे धीरे विस्फोट कम होंगे, अंदर से हीट सारी निकल चुकी है, तो जलवायु अब क्या है, थोड़ी सी चेंज आएगा, आनुपातिक रूप से सर्वत्र गर्म और समान होने लगी, बैलेंस्ड आ गई है। कम तो नहीं होगी, कम आगे होगी, क्योंकि अभी तक हल्का फुल्का ज्वालामुखी विस्फोट तो चल ही रहा था, लेकिन अब बैलेंस्ड होने लगी, बहुत ज्यादा हीटअप नहीं हो रही थी। तो इस कल्प की जो पर्वत निर्माण प्रक्रिया थी, उसको कैलेडोनियन हलचल के नाम से जाना जाता है। कैलेडोनियन हलचल। ठीक है, चर्नियन देखा था, चर्नियन हलचल, और फिर ये क्या है, कैलेडोनियन हलचल। जिससे क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका के एपेलेशियन, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण हुआ। अब सागर में रीढ़ वाले जीवों की किस्मों में विस्तार और विकास हो गया। क्या हुआ, सिलूरियन कल्प में रीढ़ वाले जीव, वर्टिब्रेट्स आने लगे। अब वनस्पति के प्रकार भी बदल गए। क्यों, क्योंकि मौसम बदल रहा है, मौसम के बदलने के साथ, जलवायु के बदलने के साथ साथ हीट टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो नए प्रकार के उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तब प्रवाल जीवों का सबसे पहला बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। प्रवाल जीवन कौन सा है, कोरल, जो रीफ्स हैं हमारी, कोरल रीफ्स हैं, उनका निर्माण शुरू हुआ। इसी समय स्थल पर भी पहली बार वनस्पति का उदय हो गया, लेकिन अभी तक ये विकास पूरा नहीं था, क्योंकि वनस्पति पत्ती विहीन थी, अभी तक इसकी लीव्स नहीं थी। ठीक है, लीव्स नहीं थी, तो वनस्पतियों के जो अवशेष हैं वो हमको कहाँ मिले, ऑस्ट्रेलिया में पाए गए। ठीक है, ये कहाँ से पता चलता है हमको, ऑस्ट्रेलिया से पता चलता है कि भाई यहाँ पर वनस्पति हो गई थी, लेकिन पत्तियां नहीं थी, उसकी पत्ती विहीन वनस्पति थी। हाँ, तो ये हुआ सिलूरियन कल्प। देखो पृथ्वी की सतह पर क्या है, बदलाव आ रहे हैं। अब देखिए क्या देख रहे हैं हम, कि सतह पर बहुत सारे तरीके के बदलाव जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। सतह पर जीवन भी आ गया है, पत्ती विहीन है चाहे, पर शुरुआत हो गई है तो आगे बढ़ेगा, है ना। हाँ, बहुत सारे पर्वत श्रेणियां बन गई हैं, कोरल रीफ्स आ गए हैं, जलवायु चेंज हो रही है, बैलेंस्ड हो रही है, जीवन के लिए जो परिस्थितियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, एक बैलेंस्ड तरीके से बढ़ती जा रही हैं। तो इसी से आगे बढ़ते हैं, और है डिवोनियन कल्प। क्या है, डेवोनियन कल्प। ये कल्प जो है 40.8 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, 36 करोड़ वर्ष पहले तक समाप्त हो गया। इसकी अवधि 4.8 करोड़ वर्ष की रही। इस समय में क्या था, सागरीय भाग का ह्रास और स्थल भाग का विस्तार हो रहा था। पहले हमने क्या देखा, सागरीय भाग फैलता जा रहा है, ओशंस एक्सपैंड कर रहे हैं, उनका विस्तार हो रहा है। अब ये घटने लगे और स्थल भाग जो है वो बढ़ने लगा। ठीक है, सागर में रीढ़ वाले जीव तथा मत्स्य का विकास चालू हो गया, मछलियां आ चुकी हैं। मत्स्य यानी कि मछलियों का विकास जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अनुकूल समय था मछलियों के लिए। तो इस समय पर शार्क जैसी विशाल मछलियों का भी उदय हुआ, जो 20 फीट तक की थी। इसलिए जो डॉविनियन कल्प है, डिवोनियन कल्प है, इसको क्या कहा जाता है, मत्स्य युग भी कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, मत्स्य युग भी कहा जा रहा है। अब इसी समय क्या हुआ,
अभयचर जीव जो हैं, जल व थल दोनों में रहने वाले जीव का भी उदय हुआ। सागरीय रीढ़ वाले जीव जो थे स्थल की तरफ गमन करने लगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां भोजन पदार्थ मिल रहे थे उनको भरपूर। ठीक है, किसका? अभयचर जीव आ गए हैं, एम्फीबियंस आ गए हैं, जो स्थल व जल दोनों में रह सकते हैं, और वो स्थल की तरफ गमन कर रहे थे क्योंकि वहां पर भोजन ज्यादा मिल रहा था। अब जमीन पर जंगलों की मात्रा बढ़ने लगी। फॉर्न्स आ गए, मुलायम पत्तियों वाले जो वनस्पति होती है, फॉर्न्स एंड पेटल्स, समझते हो, एकदम सॉफ्ट, ऐसी वनस्पति का विस्तार होने लगा। ठीक है, ये क्या था? डोबिनियन कल्प, मत्स्य युग। मेन मछली का आना और जंगल का निर्माण हो जाना, एम्फीबियंस का आना। मछली, एम्फीबियंस, अभयचर और फॉर्न्स, ये इसकी विशेषता रही। नेक्स्ट कल्प हमारे पास आया कार्बोनीफेरस कल्प। क्या था? कार्बोनीफेरस कल्प था। इस कल्प का प्रारंभ 36 करोड़ वर्ष पहले हुआ, 28.6 करोड़ वर्ष पहले तक समाप्त हुआ। अवधि जो है इसकी 7.4 करोड़ वर्ष तक की रही। इस कल्प में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया अमेरिकन हलचल से संबंध मानी जाती है। क्या कहा गया इसको? अमेरिकन हलचल, चर्नियन हलचल आ गया, और फिर हमने देखा क्या? कैलेडोनियन हलचल, और फिर हमने देखा अमेरिकन हलचल। ठीक है, इस कल्प में क्या है? लगभग 100 फीट ऊंचे पेड़ों का विकास होने लगा। बहुत लंबे पेड़ बनने लगे, बड़े वृक्षों का काल भी इसको कहा जाने लगा। इस समय पर जो भ्रंश बने उसमें पेड़ों के दब जाने से जो गोंडवाना चट्टान संरचना का उदय हुआ। हाँ, और यही जो पेड़ दब गए थे, इन्हीं की वजह से कोयले के व्यापक निक्षेप यहाँ पर मिलते हैं, जिन्होंने आगे फॉसिल्स बना दिए। तो इसलिए कार्बोनीफेरस कल्प या कोयला युग भी कहा जाता है इसको। हाँ, तो इसी काल में क्या था? स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का उदय हो गया। रेप्टाइल्स आ गए। कौन आ गया? रेप्टाइल्स आ गए हैं। इसे रेंगने वाले जीवों का काल भी कहा जाता है, रेप्टाइल युग कहा जाता है। ये क्या है? हमारा कार्बोनीफेरस कल्प। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परमियन कल्प की। ठीक है, ये पैलियोजोइक का आखिरी कल्प है, यहां तक हम करते हैं और आगे का पोर्शन कल देखेंगे। पैलियोजोइक महाकल्प का अंतिम कल्प था ये जितने डिविजन्स हमने देखे हैं ये सब क्या थे? पैलियोजोइक महाकल्प के डिविजन्स थे, है ना। तो यहाँ पर क्या था? भूगर्भिक हलचल बहुत सारी हुई, ब्लैक फॉरेस्ट बन गए, वॉस्चेस जैसे जो भ्रंशोत्थ पर्वत है, वॉस्चेस जैसे जो ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंश पर्वत है, इनका भी निर्माण हो गया। ठीक है, भूपटल में भ्रंशन की क्रिया के कारण आंतरिक झीलें भी बनने लगी। झीलों में वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण की वजह से वैश्विक स्तर पर पोटाश निक्षेपों की रचना हो गई। ठीक है, तिएं शान, अल्ताई, एपेलेशियन जैसे जो पर्वत हैं इसी काल में निर्मित हुए। ठीक है, अब जलवायु में मौसमी परिवर्तन के कारण क्या था? सदाबहार वृक्षों की कमी आ गई। अब परिवर्तन हो रहा है, उतनी हीट नहीं है ना, ठंडा पड़ रहा है। ठंडे में क्या होता है? कॉनीफेरस ज्यादा आते हैं, सदाबहार वृक्षों को हीट चाहिए होती है। तो परिणाम स्वरूप शुष्क मौसम और पाला के सहने वाले पर्णपाती वन जो हैं, डेसिडस फॉरेस्ट जो है, उनका निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, अब ठंड पड़ने लगी है ना, तो स्थलीय रेंगने वाले जीवों की संख्या और प्रजातियों बहुत बढ़ गई, और कई प्रकार के कीड़ों का भी उद्भव हो गया। यहाँ पर इंसेक्ट्स भी आने लगे। ठीक है, जलीय भाग के जीवों की संख्या में अब कमी आ गई, क्योंकि वो तब क्रिएट हुए थे, तो अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि जलीय जीवों के लिए तो वो वाला टाइम पीरियड जब वो आए थे तब बेटर था, अब तो मौसम बदल चुका है, अब इनके लिए बेटर है, तो ये तो खत्म होंगे, है ना। जैसे सदाबहार वन कम हुए वैसे जलीय जीव भी कम हो गए, उसकी जगह डेसिडियस आ गए, इसकी जगह क्या है? कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल्स आ गए। ठीक है, ये हुआ हमारा पैलियोजोइक महाकल्प। नेक्स्ट हम मेसोजोइक महाकल्प करेंगे। मेसोजोइक महाकल्प करेंगे जिसका पहला भाग है ट्रायसिक कल्प। ठीक है, जिसका पहला भाग क्या है? ट्रायसिक कल्प है। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना रिवाइज करेगा,
इससे ज़्यादा मैंने कराया तो आपके दिमाग में खिचड़ी भी बन जाएगी, अभी भी बन गई होगी क्योंकि आपको एक एक युग में समझ नहीं आ रहा होगा। मैंने एक बार आपको पॉइंट्स में सारी स्टोरी समझाने की कोशिश की है। अब आप क्या करना कि जितने युग हमने लिखे हैं, जितने कल्प हमने लिखे हैं, एक लिस्ट बनाना, ठीक है, इस तरह से कि भाई ये महाकल्प, ये उसके भाग, भाग नंबर 1 लिखा, 3-4 बुलेट पॉइंट्स में आपकी कहानी खत्म हो जानी चाहिए, जो मेन मेन चीजें हैं। जैसे कई बार मत्स्य आ रहा है तो वो उसका मेन है, रेप्टाइल्स आ रहे हैं तो वो उसका मेन है ना। तो इस तरह से जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो 3-4 बुलेट पॉइंट्स बना के लिखना, तो एक पेज में आपके पास ये महाकल्प तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा पहला महाकल्प हमने देखा, ठीक है, यहां तक आपको ये बुलेट पॉइंट्स बना लेने हैं, पर्मियन कल्प तक, पेलियोजोइक महाकल्प के हेडिंग डाल के पेलियोजोइक महाकल्प नंबर 1, नंबर 2, इसके जितने खंड हैं वो सारे खंड लिखकर उसके 2-2, 3-3 बुलेट पॉइंट्स लिखना, एक स्टोरी बन जाएगी आपके लिए, एक ही पेज में पूरा हो जाएगा और बाकायदा अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। क्या करना है, एक पेज में इस सारे को नोट करना है बुलेट पॉइंट्स के साथ। यहां तक आप याद करके आएंगे तो कल हम आगे बढ़ेंगे, ट्रायसिक कल्प तक मेसोजोइक महाकल्प शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, मेसोजोइक महाकल्प करने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, इनमें डिफरेंसेस समझकर और हम नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे चल जाएंगे। चलिए आज के लिए यहीं अंत करते हैं। होमवर्क याद रखिएगा, सभी लोग लिख लेना, बात मानकर लिख लेना, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा तो ये सब मिक्स हो जाएगा और कभी याद नहीं रहेगा। अभी आपने समझा है, ताज़ा ताज़ा लिख दोगे तो वो दिमाग में ऐसा बैठेगा कि कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बात मानना और लिख देना। चलो ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और एक बार फिर से आप सभी को मैं याद दिला दूं कि क्लास के अंत में आपको क्या करना है, फटाफट से इसको सर्च करना है प्रेप टुडे को, ये आपको लोगो दिखेगा वहाँ पर, और जाकर आपको इसको सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और जो भी यहाँ पर वीडियोस चल रही हैं, अगर आपके एग्जाम में वो सब्जेक्ट है तो उस वीडियोस को ज़रूर देखें, टॉप फैकल्टी आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही है। ऑलराइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ और नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी और कंटिन्यू करेंगे उसमें हम मेसोजोइक एरा। ऑलराइट, चलिए थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।